हेलो स्टूडेंट्स, मैं शाहिना मिशन ज्ञान से आप सभी का स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार एवं वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। बच्चों, हम चैप्टर 4 कंप्लीट कर चुके हैं। हमने चैप्टर 4 के 7 वीडियोस ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं। आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। आज के वीडियो में जो वीडियो नंबर 8 है उसके अंदर हम चैप्टर नंबर 4 के अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो आप इन अभ्यास प्रश्नों को देखिए और समझिए। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे अभिप्रेरणा क्या है। ठीक है, तो अभिप्रेरणा क्या है बच्चों? अभिप्रेरणा मतलब हो गया मोटिवेशन। अब मोटिवेशन की डिफाइन याद करिए। तो मोटिवेशन एक ऐसी इच्छा है, एक ऐसी इंटरनल फीलिंग है जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं या किसी कर्मचारी को क्या करती है, अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की जो उसने ऑलरेडी क्या कर लिए हैं, ऑक्यूपाई कर लिए हैं या बना लिए हैं, जो ऑलरेडी उसने जो बना लिए हैं अपने ऑब्जेक्टिव, उसको अकम्प्लिश करने के लिए प्रेरित करती है। तो अभिप्रेरणा एक ऐसा इंटरनल फोर्स है, एक ऐसी इंटरनल फीलिंग है जो कि एक व्यक्ति को किसी कार्य करने को अभिप्रेरित करती है या उसे प्रेरित करती है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो अभिप्रेरणा है वो एक ऐसी आंतरिक इच्छा है जो कि किसी कर्मचारी को क्या दे रही है, जो उसके पूर्व निर्धारित लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति करने के लिए, कार्य करने के लिए उत्प्रेरित कर रही है या प्रेरित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉस्लो के आवश्यकता क्रम के नाम बताइए। जो मॉस्लो थ्योरी है उसके जो आवश्यकता क्रम थे उसके नाम बताना है। सिंपल क्वेश्चन है। तो पहला शारीरिक आवश्यकताएं, फिर सुरक्षात्मक, फिर स्नेह की आवश्यकताएं, फिर स्वाभिमान या अहंकारी आवश्यकताएं, और नेक्स्ट क्या थी, आत्म विकास की आवश्यकताएं या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स। ठीक है बच्चों, तो ईजी था ये वाला क्वेश्चन। मॉस्लो की थ्योरी याद है ना आपको? 5 स्टेप्स थे जिसके अंदर वो ही है, उसके नाम दे रखे हैं। तो पहली कौन सी आवश्यकता है? शारीरिक आवश्यकताएं, जिसके अंदर कपड़ा, रोटी, मकान। ठीक है। सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, स्नेह या अपनत्व की आवश्यकताएं हैं, स्वाभिमान या अहंकारी आवश्यकताएं, और आत्म विकास की आवश्यकताएं। ठीक है बच्चों, तो सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मॉस्लो की शारीरिक आवश्यकता में मुख्यतः कौन कौन सी आवश्यकता है? अभी मैंने आपको बताया कि मॉस्लो की जो शारीरिक आवश्यकता है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो आएगा भोजन, कपड़ा, मकान। ठीक है। इसके अलावा यौन संपर्क, अच्छी हवा, अच्छी धूप, ये सारी आवश्यकताएं बेसिक नीड के अंदर आती हैं, आपकी शारीरिक आवश्यकताओं में आती हैं। तो ये सबसे नीचे वाली आवश्यकता है जो कि मनुष्य की सबसे बेसिक नीड्स हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, अभिप्रेरणा की 2 तकनीक बताइए, 2 टेक्निक्स बताइए जिससे एक इंसान को मोटिवेट किया जा सकता है। तो एक तो हो गई फाइनेंशियल, एक हो गई नॉन फाइनेंशियल। मतलब एक तो वित्तीय तकनीकें और एक हो गई अवित्तीय तकनीकें। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, हर्ज़बर्ग के आरोग्य तत्वों को बताइए। ठीक है, जो हर्ज़बर्ग की थ्योरी पढ़ी थी हमने उसमें जो हाइजीन फैक्टर थे उनके नाम बताने हैं। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। तो देखिए, संस्था की नीतियाँ, जो कंपनी के रूल्स हैं, वो संस्था का प्रशासन, जो संस्था का एडमिनिस्ट्रेशन है, किस प्रकार से कार्य हो रहा है, क्या कार्य प्रणाली है, एडमिनिस्ट्रेशन जिसे बोलते हैं, वो सारी चीज़ें, जो वर्किंग कंडीशन है ऑर्गेनाइजेशन की, वो सारी चीज़ें भी किस में आती हैं? आरोग्य तत्व में आती हैं। पर्यवेक्षण, सुपरविज़न, किस प्रकार से सुपरवाइज किया जा रहा है एम्प्लॉयज़ को, और जो किस प्रकार के इंटरपर्सनल रिलेशन है एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स के बीच में। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, किस प्रकार की वेतन या मजदूरी दी जा रही है। ठीक है, सेटिस्फाई हो पा रहा है या एम्प्लॉय या नहीं हो पा रहा है। ठीक है। इसके बाद फ्रिंज बेनिफिट या अनुशंसी लाभ और कार्य सुरक्षा। ठीक है, ये सारे फैक्टर किसके अंदर आते हैं? आपके आरोग्य तत्व में आते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये किसके बारे में बात हो रही थी? ये हर्ज़बर्ग के हाइजीन फैक्टर के बारे में बात हो रही थी। हर्ज़बर्ग थ्योरी के जो हाइजीन फैक्टर हैं उनके नाम हैं ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अवित्तीय अभिप्रेरणा के कुछ रूप बताइए। अवित्तीय मतलब इसमें पैसा नहीं लग रहा, आप मोटिवेट कर रहे हो पर पैसा नहीं दे रहे हो उसे। तो क्या क्या चीज़ें हैं? तो देखो, उनसे व्यक्तिगत संपर्क किया जाए। ठीक है, एम्प्लॉय से प्रमोशन दिया जाए, विकास के अवसर दो, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दो डेवलपमेंट के लिए, कार्य का उनका विस्तार कर दो। वर्क इनलार्जमेंट मतलब उनका जो कार्य था उसमें आप क्या कर दोगे, और चीज़ें ऐड कर दोगे। ठीक है, तो कार्य का इनलार्जमेंट हो गया इसके अंदर। और इसके अलावा अगर हम बात करें सामूहिक अवित्तीय तकनीक के अंदर तो क्या क्या चीज़ें आएंगी बताओ आप?
तो इसमें आएगा समूह चर्चा, ठीक है, समूह के बीच में क्या हो, चर्चा हो, सहभागिता, फिर सम्मेलन, सभाएं, ये सारी चीजें क्या है, अवित्तीय अभिप्रेरणा है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, हर्ज़बर्ग के अभिप्रेरक तत्वों के नाम बताइए। हर्ज़बर्ग के मोटिवेटिंग फैक्टर्स के नाम बताना है, सिर्फ और सिर्फ मोटिवेटिंग फैक्टर के नाम बताइए। तो कौन कौन से हैं याद करिए, मैंने आपको बताया था हर्ज़बर्ग की थ्योरी के अंदर, भूल जाते हो आप लोग। उपलब्धियाँ, ठीक है, किसी इंसान को रिकॉग्नाइजेशन मिले, ठीक है, उसको प्रेजिंग मिले तो मान्यता, सम्मान, ठीक है, उसका डेवलपमेंट किया जाए, विकास, उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस प्रकार दी जा रही है, ये उसको मोटिवेट करती हैं। जो पर्टिकुलर एक पर्सन है ना, उसको लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि हर्ज़बर्ग ने बताए थे। तो देखिए, व्यक्तिगत उन्नति, पर्सनल, उससे प्रमोशन मिल रहा है किसी एम्प्लॉय को, ठीक है, वो भी उसको क्या करेगा, अभिप्रेरित करेगा। किस प्रकार का कार्य दिया गया है, नेचर ऑफ जॉब, ये भी उस व्यक्ति को क्या करती है, मोटिवेट करती है। नेक्स्ट देखिए, डेवलपमेंट, क्या किस प्रकार से विकास हो रहा है, ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा किसी व्यक्ति का या उसको ट्रेनिंग मिलेगी, वो सारी चीज़ें क्या हैं, मोटिवेटिंग फैक्टर्स में आ जाते हैं, ठीक है। देखिए दोबारा समझ लीजिए, हर्ज़बर्ग के जो अभिप्रेरक तत्व हैं उसके अंदर ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे तत्व हैं, ये सारी एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से, उपलब्धियां, अचीवमेंट्स, बराबर से एक व्यक्ति को अचीवमेंट्स मिलेंगे, मतलब जो उसको अचीव करता जाएगा तो उसको क्या लगेगा, हाँ मुझे इस कंपनी में काम करना है, और वो अपने कार्य की ओर और अग्रसर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाएगा, अभिप्रेरित हो जाएगा किसी कार्य को ज़्यादा अच्छे से करने के लिए, ठीक है बच्चों। फिर मान्यता, सम्मान, ठीक है, एक व्यक्ति को अगर हम सही तरीके से सम्मानित करते हैं तो वो व्यक्ति सम्मान के लिए, ज़्यादा और ज़्यादा सम्मान के लिए और ज़्यादा सम्मान प्राप्ति के लिए क्या हो जाता है, अभिप्रेरित हो जाता है। उसे लगता है कि मैंने ये काम किया है, इसके लिए मुझे इस प्रकार से क्या दिया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है, मुझे ऑनर दिया जा रहा है, तो मुझे और अच्छे से कार्य करना चाहिए, तो मुझे ज़्यादा क्या होगा, सम्मान मिलेगा, और इसलिए वो ज़्यादा अभिप्रेरित होता है। तो ये सारे फैक्टर ऐसे हैं जो कि एक व्यक्ति को क्या करते हैं, अभिप्रेरित करते हैं किसी कार्य को करने के लिए, ठीक है। अभिप्रेरण की Z विचारधारा, वीडियो नंबर 7 में बताया था मैंने, Z विचारधारा की प्रतिपादक कौन है, प्रोफेसर विलियम जी ओची, ठीक है, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, अमेरिकन, ये बहुत बड़े अमेरिकन प्रबंध शास्त्री थे, ठीक है। तो ये कौन है, अमेरिकन प्रबंध शास्त्री, ठीक है। अभिप्रेरण की कोई 4 विशेषताएं, सिर्फ 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैंने बताई बहुत सारी थी, आप 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लीजिए। तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये जो मोटिवेशन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो सतत चलता रहता है, लंबे समय तक चलता रहता है, कंटिन्यूस चलता रहता है। ये एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, मनोवैज्ञानिक अवधारणा मतलब साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, एक ऐसा कंसेप्ट है, देखो क्या है साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, मतलब क्या होता है, एक ऐसा कंसेप्ट जो कि आपके लिए तो मोटिवेटिंग कर रहा है आपको, बट दूसरे को मोटिवेट नहीं कर रहा। तो एक ऐसा कंसेप्ट जो कि ब्रेन को इफेक्ट करता है, और हर इंसान का, हर व्यक्ति का ब्रेन क्या होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। तो एक ये जो मोटिवेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि साइकोलॉजी बेस्ड होती है, जो एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, व्यक्ति की जो मानवीय आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर रहे हैं, उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अभिप्रेरण जो मोटिवेशन है वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ मानवीय संसाधन का ही किया जा सकता है। किसी दूसरे रिसोर्स को आप मोटिवेट कर पाएंगे क्या, जैसे अगर मुझे कॉटन से कुछ चीज़ बना रही हूँ या कोई मशीनरी है, वो भी तो मेरे लिए संसाधन है, बट मैं उसे मोटिवेट नहीं कर सकती कि हाँ तू ज़्यादा अच्छे से काम कर, ऐसे बोल सकते हैं क्या, बोलेंगे पर वो अभिप्रेरित होगा नहीं। पर मनुष्य क्या है, मनुष्य ही एक ऐसा मानवीय संसाधन है जिसे अभिप्रेरित किया जा सकता है, जिसका अभिप्रेरण किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, मोज़लो की स्नेह अपनत्व की आवश्यकता का वर्णन कीजिए, ठीक है। जो लव वाली, जो स्नेह वाली जो आवश्यकता है उसे हमें बताना है। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति है अपने जीवन के अंदर क्या चाहता है, प्यार चाहता है, स्नेह चाहता है, अपनत्व चाहता है, वो ये चाहता है कि कोई मेरे से मित्रता रखे, इसकी वो क्या करता है, आकांक्षा रखता है, उसकी वो नीड रखता है कि मुझे भी ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए। और देखिए
जब किसी व्यक्ति में इस प्रकार की आकांक्षा उत्पन्न होती है, जब एक व्यक्ति इस प्रकार की नीड्स चाहता है तो यह उसकी सामाजिक या स्नेह की आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति क्या चाह रहा है, मित्रता चाह रहा है, प्यार चाह रहा है या पारस्परिक स्नेह चाह रहा है, तो अब उसे क्या चाहिए, अब उसे सामाजिक स्नेह की आवश्यकता हो गई है। और इस आवश्यकता की जो डेवलपमेंट है, ये जो आवश्यकता है, इस आवश्यकता का जो डेवलपमेंट है वो कब आता है, शारीरिक एवं सुरक्षात्मक आवश्यकता के बाद। तो याद करिए मोज़लो की थ्योरी बताई थी मैंने, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था शारीरिक सुरक्षाएं और फिर उसके बाद शारीरिक आवश्यकताएं, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, और तीसरी वाली मैंने आपको बताई थी स्नेह की सुरक्षा, ठीक है, या स्नेह की आवश्यकता। ठीक है बच्चों, मैकग्रेगर की वाई विचारधारा की प्रमुख मान्यताओं का उल्लेख कीजिए। वाई विचारधारा याद करिए, एक्स एंड वाई मैकग्रेगर की थ्योरी। कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, नहीं आ रहा, तो समझो जो वाई विचारधारा है वो एक ऐसी विचारधारा है जो कि एक्स से, जो एक्स वाले एम्प्लॉइज थे उनसे जस्ट अपोजिट है। ये वो लोग हैं जो कि मानवीय जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर संसाधन हैं या मनुष्य जो संसाधन है उसके प्रति सकारात्मक रवैया रखती है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात बोल रहे हैं कि वाई विचारधारा के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि ये एक ऐसी विचारधारा है जो कि सकारात्मक रवैया रखती है। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं तो सब पढ़ लेते हैं अपन। कर्मचारी कार्य को स्वाभाविक एवं सहज क्रिया मानते हैं। जो वाई कर्मचारी होते हैं, वाई प्रकार के जो कर्मचारी होते हैं वो हर कार्य को सहज मानते हैं, सरल मानते हैं और उस कार्य को सही तरीके से करने के लिए अग्रसर रहते हैं। दूसरा, ये एक ऐसे एम्प्लॉइज़ हैं जो कि एक ऐसे प्रकार के एम्प्लॉइज़ हैं जो कि नवीन विधियाँ, कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू कॉन्सेप्ट या कोई भी एनी काइंड ऑफ चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, उसको अपनाना चाहते हैं। महत्वाकांक्षी होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, कल्पनाशील होते हैं, सृजनशील होते हैं, क्रिएटिव होते हैं और कल्पनाशील होते हैं ये। ठीक है, ये ऐसे लोग हैं जो कि सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, स्व प्रेरित होते हैं, इनको मोटिवेट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जबकि जेड के अंदर उन मनुष्यों को हमें क्या करना होगा, मोटिवेट करना होगा। ये ऐसे कर्मचारी हैं जो कि अपनी क्षमता, अपनी जो योग्यता है उसका अधिकतम सदुपयोग करना चाहते हैं। मतलब जेड जो वाई वाले थ्योरी के जो पीपल हैं, जो वाई वाले लोग हैं, वो क्या ऐसे हैं, वो अपनी क्षमता, अपनी योग्यता का बेस्ट यूटिलाइजेशन चाहते हैं कि अधिकतम से अधिकतम सदुपयोग किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, मैकग्रेगर की एक्स विचारधारा की प्रमुख मान्यता का वर्णन कीजिए। तो ये व्यक्ति कौन है जो कि किसी कार्य के प्रति नकारात्मक रवैया रखते हैं। याद करिए ना, अभी बताया था एक्स विचारधारा कर्मचारियों के प्रति। ठीक है, ये जो एक्स विचारधारा, ये जो एक्स कॉन्सेप्ट है वो क्या बता रहे हैं कि जो कर्मचारियों के प्रति जो नकारात्मक और निराशाजनक दृष्टिकोण रखती है, इनके जो व्यूज़ हैं लोगों के लिए, अपने कर्मचारियों के लिए, वो नेगेटिव होते हैं और निराशाजनक होते हैं। और इसके अनुसार क्या चीज़ें बताई गई हैं कि जो एक औसत कर्मचारी है वो आलसी होता है, कोई कार्य नहीं करना चाहता, स्वप्रेरित नहीं होता, उसे मोटिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कार्य को क्या समझते हैं, बोझ समझते हैं और कार्य को नहीं करना चाहते, कार्य से बचना चाहेंगे। ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहेंगे, उत्तरदायित्व को दूर रखना चाहेंगे। ठीक है, उत्तरदायित्व लेना ही नहीं चाहते, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना ही नहीं चाहते। ये ऐसे लोग हैं जो कि न्यू टेक्नोलॉजीज़ वगैरह, जो न्यू चेंजेस, इनोवेशन वगैरह है, उनको विरोध करते, एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, ये महत्वाकांक्षी नहीं होते, इनमें मतलब सृजनशीलता, जो एक क्रिएटिवनेस है उसका अभाव पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज़ें क्या थी, हमारी एक्स थ्योरी में थी। इसके अलावा देखो यहाँ पर ये ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काम करते हैं, आर्थिक एवं वित्तीय लाभों के लिए, पैसे के लिए ही कार्य करते हैं। इनका मेन मोटिव किसी कार्य को करने के लिए ये होता है कि हमें उससे पैसा प्राप्त होगा। ठीक है, इसके अलावा इनसे कार्य करवाने के लिए आप इनको दंड दोगे। ठीक है, दंड का भय दिखाओगे या प्रताड़ना का सहारा लेना पड़ेगा इनसे काम करवाने के लिए। इनको मोटिवेट करवाया जाएगा बार बार किसी कार्य को करवाने के लिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वित्तीय अभिप्रेरणा का उल्लेख कीजिए। वित्तीय मतलब फाइनेंशियल, मतलब ऐसे मोटिवेशन टेक्निक जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, पैसे का सहारा ले रहे हो। तो देखिए
जो कर्मचारी अभिप्रेरण में वित्तीय तकनीकों का महत्वपूर्ण स्थान है। जो भी कभी भी अपन देखेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट करेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि जो फाइनेंशियल टेक्निक है वो भी एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स हैं किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को मोटिवेट करने के लिए। अब इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, मुद्रा का यूज़ करेंगे या आर्थिक अभिप्रेरण करेंगे उसको, ठीक है। या तो उसे क्या करेंगे, इनडायरेक्टली कैश देंगे, ठीक है, उसको पैसा देंगे, या आर्थिक तरीके से उसको मोटिवेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें पता है, देखिए यहाँ पर बताया गया है कि सर्वविदित है, हमें मालूम है कि जो एक व्यक्ति है उसकी जो बेसिक नीड्स को पूरी करने के लिए उसे पैसे की ज़रूरत होती है, उसे वित्त की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो वित्त है, जो पैसे से किसी मनुष्य की जो आधारभूत आवश्यकता है, जो उसकी बेसिक नीड्स हैं या उसकी जो सेफ्टी नीड्स हैं, उनकी पूर्ति की जा सकती है और सामाजिक एवं विलासिता की आवश्यकताओं की भी पूर्ति की जा सकती है। तो बेसिकली अगर हम देखें कि किसी व्यक्ति के लिए पैसा भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये जो पैसा है इस पैसे का यूटिलाइज करके किसी व्यक्ति की जो बेसिक नीड्स हैं या उसकी जो सामाजिक नीड्स हैं उसको फुलफिल किया जा सकता है, उसकी पूर्ति की जा सकती है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज़ें क्या थी, आपके वित्तीय अभिप्रेरण था। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं तो समझिए। तो वित्तीय तकनीक है, मतलब पैसा मिल रहा है, सिंपल पैसा मिल रहा है तो क्या होगा, वेतन बढ़ेगा, वेतन में वृद्धि होगी, बोनस मिलेगा, लाभों में हिस्सेदारी मिल सकती है, पेंशन बढ़ सकती है, ठीक है, ग्रेजुएटी डेवलपमेंट होगा, या बीमा इंश्योरेंस मिल रहा है। आप देखो किसी इंसान को हमने बीमा दे दिया तो उसको इनडायरेक्टली उसको पैसा नहीं मिला, बट पैसे से रिलेटेड कुछ काम तो मिला। मतलब यहाँ पर देखिए अगर वो खुद अपना इंश्योरेंस करवाएगा किसी कंपनी में जाके तो वहाँ उसे पैसा देना पड़ेगा ना, बट यहाँ पर उसका पैसा बच गया। ये पैसा कौन दे रहा है, बीमा करवाने के लिए कंपनी दे रही है। तो ये एक तरीके का क्या हो गया, वित्तीय तकनीक हो गई। वित्तीय मतलब फाइनेंशियल टेक्निक हो गई किसी व्यक्ति को अभिप्रेरित करने के लिए। भविष्य निधि अंशदान, ठीक है, विशेष वेतन वृद्धि, ये सारी की सारी टेक्निक्स हैं, फॉर्म है फाइनेंशियल उस टेक्निक है। ठीक है, फाइनेंशियल किसी इंसान को मोटिवेट करने के लिए फाइनेंशियल टेक्निक्स हैं। ठीक है, अब देखिए आरोग्य अभिप्रेरक घटकों के प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है कि जो आरोग्य मतलब हाइजीन फैक्टर और अभिप्रेरक मतलब मोटिवेटिंग फैक्टर, कौन सी थ्योरी थी बच्चों, ये याद आई कुछ, हर्ज़बर्ग की थ्योरी थी। तो हर्ज़बर्ग की जो थ्योरी है उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो सिंपल चीज़ें हैं वो मैं आपको समझा रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वास्थ्य या आरोग्य घटक या हाइजीन फैक्टर, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो मैंने पहले भी बताया था, अभी इसी में हमने क्वेश्चंस पढ़े थे, दोबारा आ गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो संस्था की नीतियाँ, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, किस जगह पर काम कर रहा है, वर्किंग कंडीशन, ठीक है, कि कौन उसे सुपरवाइज कर रहा है, पर्यवेक्षण किस प्रकार का है, किस प्रकार के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं एम्प्लॉयज़ के बीच में, क्या वर्क सैलरी मिल रही है, क्या उसको वेजेस मिल रहे हैं, फ्रिंज बेनिफिट अनुशंसी लाभ क्या मिल रहा है, किस प्रकार से मिल रहा है, इसके अलावा जॉब सिक्योरिटी है या नहीं, ये सारे फैक्टर्स किस में आएंगे, आपके आरोग्य घटक के अंदर आएंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अभिप्रेरक घटक। ठीक है, ये एक ऐसे घटक हैं जो कि एक व्यक्ति को किसी जगह पर काम करने के लिए संतुष्टि प्रदान करते हैं। मतलब वह व्यक्ति इन फैक्टर के कारण उस ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक टिका रहता है। तो देखिए यह घटक कार्य से संबंधित घटक है। ठीक है, इन्हें संतुष्टि प्रदान करने वाले घटक भी कहा जाता है। ऐसे घटक जो कि क्या कर रहे हैं, उनको संतुष्ट कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ आएंगी, उपलब्धियाँ, मान्यता, सम्मान, विकास होगा व्यक्ति का, उत्तरदायित्व, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको दी जा रही है, उसकी खुद की व्यक्तिगत उन्नति कितनी हो रही है, एंड लास्ट देखिए बच्चों कार्य की प्रकृति, जो वो कार्य कर रहा है उससे वो खुश है या नहीं है। वर्किंग कंडीशन तो मैंने बता दिया, बट कभी कभी वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी होती है, बट जो उसे कार्य सौंपा गया है उसकी प्रकृति सही ना हो या उसको सेटिस्फाई ना कर रहा हो, तो हो सकता है वो उस कंपनी में संतुष्ट ना हो और वह उस कंपनी से संतुष्ट नहीं होगा, तो वह उस कंपनी को छोड़ के चला जाएगा। तो बेसिकली किसी भी व्यक्ति को लंबे समय तक संतुष्टि प्रदान करने के लिए किसी कंपनी के लिए ये सारे फैक्टर्स होंगे, ये सारे तत्व होंगे। ठीक है,
तो आज के लिए बच्चों इतना ही।